फिल्म की शुरुआत होती है राघव शास्त्री से, जो मुंबई के अंधेरी के एक चौल में अपनी बीवी सुनीता और बेटे ऋषभ के साथ रहता है। राघव एक बहुत ही गुस्सैल किस्म का आदमी है। छोटी छोटी बातों पे उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने इसी स्वभाव की वजह से वो पिछले 15 सालों में 23 नौकरियां बदल चुका है। फिलहाल वो टैक्सी ड्राइवर का काम कर रहा है और वो टैक्सी भी उसने तिवारी नाम के आदमी से उधार पे ली है, जिसका 3 महीने का भाड़ा भी उसे चुकाना है। लेकिन उसने अपने टैक्सी चलाने वाले काम के बारे में अपने बीवी बच्चों को और अपने चौल वालों को नहीं बताया। उन्हें तो वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है ऐसा बता के रखा है। वो रोज सुबह फॉर्मल शर्ट टाई पहन के घर से निकलता था, दिन भर टैक्सी चलाता था और रात को अपनी टैक्सी घर से 2 किलोमीटर दूर खड़ी करके फिर से फॉर्मल शर्ट टाई पहन के घर वापस आता था, ताकि किसी को पता न चले कि वो टैक्सी चलाता है। दूसरी तरफ हम मुंबई में ही रहने वाले जय मित्तल को देखते हैं, जो एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट श्याम मित्तल का एक लौता बेटा है। जय को किसी चीज की कोई परवाह नहीं। वो अमीर बाप का एक बिगड़ल बेटा है। वो तो बस अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना, जुआ खेलना, अय्याशी करना, इन्हीं सब में पीछे रहता है। जय के पिता श्याम मित्तल की हाल ही में डेथ हुई है, लेकिन उनके विल के हिसाब से उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस एम्पायर अपने दोस्त अर्जुन बजाज के नाम पे कर दिया है, जिसकी वजह से जय बहुत परेशान है और इसी परेशानी में उसकी कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है। लेकिन जय अपने पापा के इस विल को कोर्ट में चैलेंज करता है, ये कह के कि इस विल की ओरिजिनल कॉपी उसके बैंक के लॉकर में सेफ रखी है और वो ही अपने पापा की प्रॉपर्टी का असली मालिक है। जय की रूपाली नाम की एक गर्लफ्रेंड भी है। अगले दिन जय की कोर्ट हियरिंग का दिन था। रूपाली उसे सुबह फोन करके याद दिलाती है कि कोर्ट आते वक्त बैंक के लॉकर से फाइल लाना जिसमें ओरिजिनल बिल है। थोड़ी देर बाद जय अपने दोस्त को एक वेडिंग रिंग बनाने के लिए कहता है, क्योंकि आज की कोर्ट की हियरिंग के बाद वो रूपाली को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। अब जय कोर्ट जाने के लिए निकलता है, लेकिन कोर्ट जाने से पहले वो बैंक जाने वाला था वो बिल लेने। वो अपने बिल्डिंग से निकलते वक्त वॉचमैन को अपने फ्लैट की चाबी देके कहता है कि अगर मेरे वापस आने से पहले मेरे दोस्त आए तो उन्हें ये चाबी दे देना। अब कल रात उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो बैंक जाने के लिए टैक्सी लेने का फैसला करता है। इधर रघु रोज की तरह अपनी टैक्सी चला रहा था, तभी उसके टैक्सी का मालिक तिवारी उसे फोन करके धमकी देता है कि अगर कल तक उसने उसकी टैक्सी का 3 महीने का भाड़ा नहीं दिया तो वो उसके घर जाकर उसकी बीवी सुनीता को सच बता देगा कि वो टैक्सी चलाता है। तब रघु उसे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा मत करना और वो उसके पैसे कल तक चुका देगा। उसी वक्त रघु की टैक्सी में जय बैठता है और उसे बैंक तक छोड़ने के लिए कहता है। जाते वक्त जय अपने दोस्त को फोन करके कहता है कि शाम को पार्टी करने 8 बजे तक मेरे फ्लैट पे आ जाना और अगर मुझे लेट हो गया तो मैंने दूसरी चाबी बिल्डिंग के वॉचमैन के पास ही है। और ये सभी बातें रघु भी सुन रहा था। थोड़ी देर बाद जय रघु को बहुत ही बदतमीजी से टैक्सी थोड़ा तेज चलाने के लिए कहता है। ये सुन के रघु को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहता। तभी जय को रूपाली का फोन आता है। वो उसे पूछती है कि वो कहाँ तक पहुँचा। इस पर जय उसे कहता है कि वो अभी तक जू तक ही पहुँचा है, क्योंकि वो टैक्सी से आ रहा है और टैक्सी ड्राइवर टैक्सी को बैलगाड़ी की तरह चला रहा है। रघु भी ये सब सुन लेता है, लेकिन इस बार भी वो कुछ नहीं कहता। तब रूपाली उसे कहती है कि आज उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, वो उस टैक्सी ड्राइवर को थोड़े और पैसे दे और टैक्सी फास्ट चलाने के लिए कहे। तो जय रघु को पैसे देके कहता है कि टैक्सी को तेज चलाए। अब पैसे देख के रघु टैक्सी को तेजी से चलाता है, लेकिन जय रघु को और तेजी से चलाने के लिए कहता है और उसे बहुत सारे पैसे देके कहता है कि अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो मैं संभाल लूंगा, मेरे पास बहुत पैसे हैं। ऐसा कह के वो रघु को टैक्सी और तेजी से चलाने के लिए कहता है। रघु भी अब टैक्सी बहुत तेजी से चलाने लगता है, लेकिन आगे जाके सिग्नल पे ना रोकने पर उनकी टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पे अचानक से बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब वो एक्सीडेंट हुई कार का मालिक रघु पे बहुत चिल्लाता है और उसे अपनी कार के रिपेयर का खर्चा मांगता है। तब रघु उसे कहता है कि खर्चा मैं नहीं, मेरा पैसेंजर देगा, उसी ने मुझे टैक्सी को तेजी से चलाने के लिए कहा था। लेकिन जय तो कब का मौका देखकर वहाँ से भाग चुका था जब वो दोनों बहस कर रहे थे। रघु ये देख के हैरान था। एक तरफ रघु जय के भाग जाने की वजह से परेशान था और दूसरी तरफ वो एक्सीडेंट हुई कार का मालिक रघु को बहुत चिल्ला रहा था, जिसकी वजह से रघु को भी बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस कार के मालिक को थप्पड़ मार देता है। इधर जय उस बैंक में पहुंच चुका था और जैसे ही वो अपने बैंक का लॉकर ओपन करने के लिए जाता है तो उसे उस लॉकर की चाबी नहीं मिलती। तब उसे याद आता है कि एक्सीडेंट के दौरान उसकी चाबी कार में ही गिर गई है। यहाँ रघु को फिर से तिवारी का फोन आता है कि उसे कल किसी भी हालत में टैक्सी का भाड़ा और टैक्सी सही सलामत वापस चाहिए। रघु फोन पे बात कर ही रहा था, तभी उसे टैक्सी में जय की चाबी मिलती है, जिसे वो अपने पास
पास रख लेता है। तभी वहाँ पे वो एक्सीडेंट हुई कार का मालिक अपने साथ पुलिस को ले आता है और वो पुलिस वाला रघु को अरेस्ट कर लेता है। इधर बैंक में जय उस बैंक वाले को कहता है कि उसके लॉकर की चाबी गुम हो गई है और आज ही उसे वो लॉकर खोलना बहुत जरूरी है। लेकिन वो बैंकर अपने बैंक के लॉकर के रूल समझाते हुए उसे कहता है कि नई चाबी बनाने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। ये सुन के जय उसे बहुत समझाता है, उसे बदतमीजी से बातें करता है, उसे धमकाता है, लेकिन वो बैंक वाला फिर भी नहीं मानता। इसीलिए जय चाबी लेने के लिए वापस उसी एक्सीडेंट वाले जगह जाने लगता है और वो यही बात फोन पे रूपाली को भी बताता है। जब वो एक्सीडेंट वाले जगह पहुंचता है तो वहाँ उसे रघु की गाड़ी साइड में खड़ी दिखाई देती है। फिर वो उस गाड़ी के पास जाके अंदर देखने लगता है क्योंकि गाड़ी लॉक थी। तभी पीछे से पान की दुकान वाला जय को बताता है कि इस टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ था और ड्राइवर को खार पुलिस स्टेशन लेके गए हैं। इधर रघु को पुलिस स्टेशन लाया जाता है क्योंकि वो उसने सिग्नल तोड़ा, एक्सीडेंट किया और उस एक्सीडेंट वाले कार के मालिक को भी मारा। वहाँ का इंस्पेक्टर रघु से पूछताछ करता है। तब रघु उसे कहता है कि मेरी टैक्सी में जो पैसेंजर बैठा था उसने मुझे टैक्सी जल्दी चलाने कहा था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। वो पैसेंजर जल्दी में था और वहाँ से भाग गया और जिसका एक्सीडेंट हुआ उसने इस हवलदार को पैसे खिलाए हैं, इसलिए ये मुझे यहाँ पकड़ के लाया है। रघु उस इंस्पेक्टर को हवलदार की तलाशी लेने के लिए कहता है। ये सुन के वो इंस्पेक्टर उसे कहता है कि तू तो हम पे ही इल्जाम लगा रहा है, तू पुलिस की ही तलाशी लेने कह रहा है। रघु भी वहाँ बहुत बकबक करने लगता है, जिस वजह से वो इंस्पेक्टर रघु को हवालात में डाल देता है। तभी जय पुलिस स्टेशन पहुँचता है। वो इंस्पेक्टर जय को देख के पहचान जाता है कि ये जय मित्तल है जिसकी न्यूज टीवी पर आ रही है क्योंकि आज उसकी कोर्ट में हियरिंग थी। तभी रघु जय की तरफ इशारा करके इंस्पेक्टर को बताता है कि ये वही पैसेंजर है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। वो अपने साथ जय को भी हवालात में डालने के लिए कहता है। जय रघु के पास आगे पूछता है कि मेरी चाबी कहाँ है, मुझे मेरी चाबी दे दो, बदले में मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वा दूंगा। ये सुन के रघु से कहता है कि मुझे पता था कि तू यहाँ मेरे लिए नहीं अपने लिए आया है। जय उसे धमकाने लगता है। तब रघु उसे कहता है कि तुझे जो करना है कर ले, मैंने तेरी चाबी समंदर में फेंक दी। ये सुन के जय को बहुत गुस्सा आता है और वो रघु का कॉलर पकड़ता है। इसीलिए पुलिस वाले वहाँ आके उन दोनों को छुड़ाते हैं। जय उस इंस्पेक्टर को बताता है कि मेरी चाबी इसके पास है और ये मुझे वापस नहीं दे रहा। इसीलिए वो इंस्पेक्टर हवालदार को रघु की तलाशी लेने कहता है। हवालदार रघु की तलाशी लेता है लेकिन उसे वो चाबी रघु के पास नहीं मिलती। यहाँ जय और रघु में बहुत झगड़ा होता है जिसकी वजह से पुलिस वाले जय को हवालात से बाहर ले जाते हैं और जय के जाने के बाद रघु चुपके से अपने साथ हवालात में बंद हुए एक आदमी की जेब से वो चाबी निकलता है जो उसने छुपाई थी। इधर जय वापस उस बैंक में आके उस बैंक वाले से माफी मांगता है और उसे बहुत ही तमीज से बात करते हुए उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो बैंक की चाबी से वो लॉकर खोल दे, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। वो बैंक वाला फिर भी नहीं मानता। यहाँ रघु को पुलिस वाले अंधेरी पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर रहे थे क्योंकि वो रघु को वहीं से कोर्ट ले जाने वाले थे। जब पुलिस वाले उसे ले जा रहे थे तभी उसे रोड के उस पार सुनीता और उसका बेटा ऋषभ दिखाई देता है, जिन्हें देख के रघु बहुत घबरा जाता है और इससे पहले कि वो दोनों उसे देखे वो वहाँ से भाग जाता है। पुलिस वाले भी उसका पीछा करते हैं लेकिन रघु एक चलती बस में चढ़ के भागने में कामयाब हो जाता है। इधर अब उस बैंक के पास रूपाली भी पहुँच चुकी थी। जय उसे बताता है कि वो बैंक वाला बिना मेरे चाबी के लॉकर नहीं खोल रहा। ऊपर से उनका वकील लगातार उन्हें फोन करके जल्दी कोर्ट पहुँचने बोल रहा था क्योंकि अगली हियरिंग उनकी थी। अब रूपाली जय को अपनी कार देखे उसे कैसे भी रघु से वो चाबी लाने के लिए कहती है। इसलिए जय रघु से मिलने फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचता है लेकिन यहाँ आके उसे पता चलता है कि रघु तो वहाँ से भाग गया। ये सुन के जय उस इंस्पेक्टर पे बहुत चिल्लाता है लेकिन बाद में रघु के घर का एड्रेस लेके वहाँ से चला जाता है। वो रघु के चौल पहुँचता है और पड़ोसियों से पूछताछ करते हुए रघु के खोली तक पहुँचता है। वो वहाँ रघु की बीवी सुनीता से मिलता है और उसे कहता है कि आज सुबह मैं आपके पति राघव शास्त्री के टैक्सी में बैठा था और उस टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ। हम दोनों में से किसी को चोट तो नहीं लगी लेकिन टैक्सी का काफी नुकसान हुआ। उसके बाद उनका किसी के साथ झगड़ा हुआ जिसकी वजह से पुलिस आके उन्हें पकड़ के ले गई। अब बात यह है कि आपके पति मुझसे नाराज है और मेरी चाबी नहीं लौटा रहे हैं जो टैक्सी में गिर गई थी और वो उनके पास है। ये सुन के सुनीता उसे कहती है कि शायद आपको गलतफहमी हो गई है, मेरे पति राघव शास्त्री टैक्सी नहीं चलाते, वो तो एक LIC एजेंट है। जय उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन सुनीता मानने को तैयार ही नहीं थी कि राघव उसे झूठ बोल सकता है। और इधर उसी टाइम उसी वक्त राघव उस भागी हुई गाड़ी से बस से उतरता है और उसे सामने वाले टीवी की दुकान से जय के बारे में सब कुछ पता चलता है कि आज वो कोर्ट में विल पेश करने वाला है। वो अपने घर की तरफ वापस आता है और उसे बाहर आवाज से ही पता चलता है कि जय उसके घर पे आया हुआ है।
वो जय और सुनीता की सारी बातें सुन लेता है और वो उन्हें बात करते हुए पीछे से देख भी रहा था। सुनीता जय को कहती है कि अगर आप सच कह रहे हैं तो आपका सामान मिले या ना मिले, पर इस घर में मेरा सामान नहीं मिलेगा। जय सुनीता से रघु का मोबाइल नंबर मांगता है। तब सुनीता उसे कहती है कि मैं खुद उसे फोन लगाती हूँ और वो रघु को फोन लगाती है, लेकिन रघु ये सभी बातें सुन रहा था, इसीलिए वो अपना मोबाइल बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। सुनीता जय को कहती है कि रघु का फोन नहीं लग रहा। फिर जय रघु का फोन नंबर लेके वहाँ से चला जाता है। वहाँ से निकलने के बाद वो रघु को फोन करके कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बीवी को तुम्हारे बारे में सच बता के तुम्हारे लिए और मुसीबत खड़ी कर दी, लेकिन मैं तुम्हारी नौकरी LIC में लगवा दूंगा और 10 पॉलिसीज भी दिलवा दूंगा और तुम्हारी बीवी को भी समझा दूंगा। लेकिन रघु उसे जवाब देता है कि मुझे उम्र कैद चाहिए, वो भी तेरे मरने के बाद। ऐसा कहते हुए उसकी टैक्सी जय की कार के बाजू में आती है और वो जय को पाना दिखाता है। इसका मतलब उसने जय के कार के टायर्स के नट्स निकाल दिए थे। वो उन नट्स को जय के कार पे फेंकता है, जिस वजह से जय के कार का टायर निकल जाता है और उसकी कार दूसरे कार से जाके टकराती है। उसी वक्त एक ट्रक तेजी से उसकी कार की तरफ आ रही थी, लेकिन उसके टकराने से पहले जैसे तैसे जय उस कार से बाहर निकलता है और उसकी जान बच जाती है। रघु भी ये सब रोड के उस पार से देख रहा था। दरअसल रघु को जय पे इतना गुस्सा इसीलिए आया था क्योंकि जय ने उसकी बीवी को उसके काम के बारे में सब कुछ सच बता दिया था। जय वापस रघु को फोन करके उसकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी देता है। अब दोनों भी एक दूसरे की जान लेने पे तुले थे। इधर रूपाली और जय का वकील शिवराज जज को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि जय कोर्ट पहुंच रहा है। जैसे तैसे जय बिना बिल लिए ही कोर्ट पहुंचता है और जय के बहुत रिक्वेस्ट करने पर जज उसे कल सुबह 11 बजे तक बिल पेश करने का आखिरी मौका देता है, वरना उसका सारा बिजनेस, सारी प्रॉपर्टी अर्जुन बजाज को चली जाएगी। जय कोर्ट के बाहर आके मीडिया को भी बयान देता है कि उसके पापा की ओरिजिनल बिल उसी के पास है। वो रूपाली और उसके वकील शिवराज को बताता है कि रघु ने उसकी जान लेने की कोशिश की, वो मेरी चाबी आसानी से नहीं देने वाला, या तो उसे बहुत से पैसे चाहिए होंगे या तो वो बिल्कुल पागल है। वो अपने वकील शिवराज से कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, बस मुझे मेरी चाबी दिलवा दो। इधर रघु जब अपने घर आता है तो सुनीता अपना सामान बांध रही थी रघु को छोड़ के मायके जाने। वो रघु पे बहुत चिल्लाती है क्योंकि उसने उसके टैक्सी चलाने वाली बात छुपाई और झूठ बोला। रघु उसे बहुत समझाने और मनाने की कोशिश करता है, पर सुनीता उसे और भी बहुत सुनाने लगती है, जिसकी वजह से रघु को भी बहुत गुस्सा आता है और वो सुनीता को जाने के लिए कहता है। इसीलिए सुनीता बांद्रा टर्मिनल आती है और ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए लाइन में लगती है। तभी रघु वहाँ पे आता है और सुनीता को घर वापस चलने के लिए फिर से मनाने लगता है, लेकिन सुनीता नहीं मानती। कहती है कि और कितने लोगों को परेशान करोगी, या आप मुझे परेशान कर रहे हो, और वहाँ वो आदमी परेशान है, उसकी चाबी क्यों नहीं लौटा देते तुम। ये सुन के रघु सुनीता की बात मान के जय को उसकी चाबी लौटाने का फैसला करता है और उसे फोन करता है उसकी चाबी वापस देने के लिए, लेकिन जय किसी दूसरे फोन पे बात करने में बिजी था, इसीलिए उन दोनों की बात नहीं हो पाती। तभी वहाँ पे जय का वकील ने भेजे हुए गुंडे आते हैं रघु को मारने। सुनीता का टिकट निकालने का नंबर आ गया था, लेकिन वो रघु के बारे में सोच के अपने मायके जाने का फैसला कैंसिल करती है। इधर रघु को वो गुंडे बहुत मारते हैं। इसके जवाब में रघु भी उन्हें बहुत मारता है। जब सुनीता रघु को उन गुंडों को मारते देखती है तो सोचती है कि रघु कभी नहीं सुधरने वाला। रघु उसे कहता भी है कि झगड़ा मैंने नहीं, इन गुंडों ने शुरू किया है, लेकिन सुनीता को अब रघु पर विश्वास नहीं था। वो वापस टिकट काउंटर जाके आज रात की अपनी और अपने बेटे ऋषभ की नासिक की टिकट निकालती है। अब सुनीता के जाने के बाद रघु उन गुंडों को बहुत मारता है और उनसे पूछता है कि उन्हें किसने भेजा। तब उनमें से एक गुंडा उसे बताता है कि उसे शिवराज वकील ने भेजा है। तो रघु उस वकील के ठिकाने पहुंचता है। तभी वहाँ उसे जय और रूपाली नजर आते हैं। वो दोनों ये बात कर रहे थे कि रघु को मारने शिवराज वकील ने जो गुंडे भेजे हैं वो जय की चाबी रघु से वापस लेके आएंगे। रघु भी ये सब सुन लेता है, जिसके बाद जय वहाँ से निकल जाता है और रूपाली अपने घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन रघु टैक्सी लेके रूपाली का पीछा करता है। जब रूपाली ये देखती है तो वो जय को फोन करती है, जो उस वक्त रूपाली को प्रपोज करने के लिए रिंग लेने गया था। रूपाली उसे कहती है कि एक टैक्सी ड्राइवर लगातार मेरा पीछा कर रहा है, मुझे लगता है कि यह राघव शास्त्री ही है। तब जय उसे कहता है कि तुम घर की तरफ चलो, मैं भी तुरंत वहाँ पे पहुँचता हूँ। रघु रूपाली का लगातार पीछा कर रहा था। दोनों में बहुत चेसिंग होती है। आगे जाकर रूपाली अपनी कार को एक पतली गली में खड़ी करती है। उसे लगता है कि रघु चला गया, लेकिन
लेकिन तभी रघु पीछे से आके उसकी कार को अपनी टैक्सी से टक्कर मारने लगता है। आगे वो रूपाली की कार को जोर से टक्कर मारने ही वाला था, तभी उन दोनों गाड़ियों के बीच जय आता है और जय के कहने पर रूपाली वहाँ से चली जाती है। अब जय रघु के टैक्सी को आगे से टक्कर मारने लगता है। जय रघु के टैक्सी का बहुत पीछा करता है और आखिरकार रघु की टैक्सी एक रेलवे ट्रैक पर फंस जाती है और उसी ट्रैक पर ट्रेन आ रही थी। रघु बहुत कोशिश करके भी अपने टैक्सी को वहाँ से नहीं निकाल पाता, इसलिए वो खुद उस टैक्सी से आखिरी समय पर निकल जाता है और उसकी टैक्सी उस ट्रेन की वजह से पूरी तरह से चकनाचूर हो जाती है। जय भी ये सब देख रहा था और इससे पहले की ट्रेन पूरी तरह से पास हो रघु वहाँ से भाग जाता है। रघु अब उसी बैंक के लॉकर में अपना नया लॉकर खुलवाता है जहाँ पर जय का लॉकर था। वो उन बैंक वालों को अपनी बातों में फंसा के बहुत ही चालाकी से जय का लॉकर ओपन करके वो बिल अपने पास रख लेता है। यहाँ परेशान जय वापस अपने वकील के पास आता है और उसे अपने डैड के नकली बिल बनाने के लिए कहता है, लेकिन वो वकील उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि ये इलीगल था और उसे उन दोनों को जेल हो सकती थी। और दूसरी तरफ रघु जय के बिल्डिंग में आता है और उस वॉचमैन से कहता है कि वो जय का दोस्त है और उसे जय के फ्लैट की चाबी चाहिए क्योंकि उसने सुबह जय की अपने दोस्तों के साथ फोन पे बातें सुन ली थी कि उसकी फ्लैट की चाबी उसने वॉचमैन के पास ही है। जिसके बाद वो जय के फ्लैट में जाके आराम से वो बिल पढ़ते बैठता है। इधर जय को याद आता है कि उसने रघु की टैक्सी में उसके बेटे ने दी हुई ड्राइंग में उसके स्कूल का नाम पढ़ा था, तो जय को उस स्कूल का नाम याद आता है और वो उस स्कूल में जाके उसके प्रिंसिपल से बात करता है। फिर वो प्रिंसिपल रघु को फोन करके स्कूल में बुलाती है। रघु को पता नहीं था कि ये सब जय ने करवाया है। वो प्रिंसिपल रघु को उसके बेटे की 3 महीने की फीस भरने के लिए कहती है, तो रघु जय ने उसे सुबह दिए हुए पैसों से फीस भरता है। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आती है और रघु को पकड़ लेती है क्योंकि उसने चोरी के पैसों से अपने बेटे की फीस भरी। रघु उन्हें बहुत कहता है कि ये चोरी के पैसे नहीं है, ये पैसे तो मुझे मेरे पैसेंजर ने दिए थे। तब वो पुलिस वाला उसे पूछता है कि ऐसा कौन सा पैसेंजर है जिसने तुम्हें इतने पैसे दिए। तभी वहाँ पे जय आके पुलिस को बताता है कि ये मेरे पैसे हैं। वो रघु को चाबी वापस देने के लिए कहता है। यहाँ उन दोनों में बहुत बहस होती है। पुलिस वाले जय से कहते हैं कि कल सुबह तक हम कैसे भी रघु से चाबी के बारे में उगलवा लेंगे। तभी रघु उन पुलिस वालों को कहता है कि मेरा बेटा इसी स्कूल में पढ़ता है और आज रात वो यहाँ से जा रहा है, मुझे आखिरी एक बार मेरे बेटे से मिलने दो। ऐसा कह के उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है। जय भी ये सब सुन रहा था, लेकिन वो स्कूल के प्रिंसिपल उसे ऋषभ से मिलने से मना कर देती है। फिर भी रघु पुलिस का हाथ छोड़ के भागते हुए अपने बेटे ऋषभ को स्कूल में ढूंढने लगता है और थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे ऋषभ मिल जाता है। वो ऋषभ से कहता है कि वो थोड़े दिनों के लिए इन पुलिस वाले अंकल के साथ जा रहा है, तुम अपना और अपनी मां का ध्यान रखना। पुलिस वाले भी लगातार पीछे से रघु को खींच रहे थे और आखिरकार पुलिस वाले रघु को पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन जय अब रघु को ऐसा देख के हैरान था। जब वो रात को रूपाली के साथ अपने बिल्डिंग की तरफ आता है तो वहाँ नीचे उसके फ्रेंड्स आए हुए थे जिसे उसने सुबह खुद फोन करके पार्टी के लिए बुलाया था। जब वो सभी जय के फ्लैट में पहुँचते हैं तो जय वहाँ अपने घर की दीवारों पे अपने डैड की ओरिजिनल बिल चिपकी देखता है जो रघु चिपका के गया था, जिसे देख के वो पूरी तरह से हताश हो जाता है क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता था। ओरिजिनल बिल तो अब खराब हो गई थी। यहाँ वो अपने दोस्तों के असली रंग दिखता है जो उसे इस मुश्किल हालात में अकेला छोड़ के चले जाते हैं। उसका एक दोस्त तो उसे कहता है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो वो जय की कार और उसका फ्लैट खरीदने के लिए तैयार है। ये सब देख के रूपाली जैसे कहती है कि अभी भी हमारे पास एक रास्ता है, हम अर्जुन बजाज से बात करेंगे। वो दोनों अर्जुन बजाज के घर जाते हैं। जय अर्जुन बजाज से कहता है कि मैं कोर्ट से केस वापस ले लूंगा पर तुम मुझे मेरे डैड का बिजनेस और प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दोगे। लेकिन तब अर्जुन बजाज उसे कहता है अगर मैं तुम्हें पूरा भी दे दूं तो भी तुम्हें कम ही पड़ेगा। पैसा, लड़कियां, जुआ, शराब, जिंदगी भर तुम इन्हीं चीजों के पीछे भागते रहे। तुम्हारे पिता की मौत भी तुम्हें नहीं बदल सकी। किस बात का घमंड है तुम्हें? तुमने आज तक किया क्या है जिंदगी में? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये हालत इसीलिए है कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? अगर देते तो भी तुम्हारा किसी न किसी दिन यही हाल होता। तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हो। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। जय के लिए अब सारे रास्ते बंद हो चुके थे, अब कुछ भी नहीं हो सकता था। रूपाली भी उसे छोड़ देती है, कहते हैं कि अब तुम वो जय मित्तल नहीं रहे। ये सुन के जय उसे कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत सारे लोगों के असली चेहरे मेरे सामने आ गए। इधर रघु जेल में था। सुनीता उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलाती है कि प्रॉब्लम उसके स्वभाव की वजह से है। रघु को भी अब अपने गलतियों का एहसास होता है। यहाँ जय को भी अपने करीबी लोगों की कीमत का एहसास होता है क्योंकि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था।
था, ना ही उसका कोई करीबी उसके पास था। इसीलिए वो रघु को जेल से बाहर निकालता है। रघु जय को उसके घर चलने के लिए कहता है ड्रिंक लेने के लिए। दोनों जय के घर पहुंचते हैं और ड्रिंक पीते हैं। बातों बातों में उन दोनों को पता चलता है कि आज उन दोनों का ही जन्मदिन है। तभी अचानक रघु उसने सोफे में छिपाई हुई जय की असली वसीयत जय को वापस देता है और उसे कहता है कि उसने कभी भी उसकी असली वसीयत खराब नहीं की थी और दीवार पे जो मैंने वसीयत चिपकाई थी वो नकली थी। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। जय अब वो वसीयत देख के हैरान था। इधर रूपा ने अपने माँ को कहती है कि मैंने जय को छोड़ दिया क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं बचा है। उसकी माँ भी उसे कहती है कि उसने जो भी किया सही किया। तभी रूपाली को फोन में मैसेज से पता चलता है कि जय को असली विल मिल गई, जिसकी वजह से वो दोनों माँ बेटे पछताने लगते हैं कि अब अमीर जय उनके हाथ से चला गया। यहाँ रघु जब अपने घर वापस आता है तो वहाँ उसकी बीवी और बेटे नहीं थे। वो भागते हुए रेलवे स्टेशन पहुँचता है उन्हें नासिक जाने से रोकने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन जा चुकी थी। वो हताश होकर अपने घर वापस आके आंख बंद करके बैठता है। जब वो अपनी आंख खोलता है तो देखता है कि उसके सामने टेबल पे केक रखा हुआ है, लेकिन रघु को लगता है कि वो सपना देख रहा है। लेकिन तभी उसे उसके बेटे की आवाज आती है। जब वो अपनी आंख खोलता है तो देखता है कि उसकी बीवी, बेटा और जय भी उनके साथ मौजूद है और जय ही उन्हें वापस लाया है। वो उन दोनों को देख के बहुत खुश होता है और अपने बेटे को गले लगाता है। वो जय से भी मिलता है और उसे अंदर लेके आके कहता है कि आज इसका भी बर्थडे है। अब रघु अपने फैमिली को साथ पाकर बहुत खुश था। जय वापस अर्जुन बजाज के पास आता है और उनके सामने उस ओरिजिनल बिल को फाड़ देता है। जिस बिल की वजह से आज दिन भर इतना हंगामा हुआ, वो उसी बिल को फाड़ देता है। जय अर्जुन बजाज को कहता है कि आज उसे अपने डैड की बहुत याद आ रही है। मुझे आज जिंदगी का असली मतलब पता चल गया। मुझे अपने डैड की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। अर्जुन बजाज अब जय की ये बात सुनकर बहुत खुश होता है कि जय को जिंदगी का असली मतलब पता चल गया। वो जय से कहता है कि आज तुम्हारे डैड फिर से जीत गए और उनके साथ साथ तुम भी। वो फिर हमेशा से तुम्हारे नाम पे ही थी, मैं तो सिर्फ एक रखवाला हूँ। वो दोनों गले मिलते हैं और जैसे ही जय वहाँ से निकल रहा था तभी उसकी कार एक लड़के की कार से टकराती है। हालांकि शुरुआत में दोनों एक दूसरे पर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन जय बाद में माफी मांगता है और उस लड़के का फोन नंबर मांगता है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। शायद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।